emerging technologies. Now we will move towards your chapter number 3. डर लगता है क्या चैप्टर नंबर 3 से? हाँ, दबी दबी आवाज में हाँ आ रहा है. देखो इतना ही है चैप्टर नंबर 3, बस 5 पार्ट्स है. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल. थर्ड, कंट्रोल ओवर डेटा इंटीग्रिटी एंड पॉलिसीज. जनरल कंट्रोल. जनरल कंट्रोल में अमेंडमेंट है, मतलब पहले बहुत सारे कंट्रोल थे 17-18, अब इंस्टीट्यूट ने बाकी सब निकाल दिए, 2 ही रखे, तो अच्छा वाला अमेंडमेंट है. नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड्स. उसमें स्टार मार्क करना, देखना कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल जो है वहां पे मैं देखो स्क्रीन पे बता रहा हूं आपको. इस पार्ट को, ये इसको मैनेजरियल कंट्रोल्स को हाईलाइट करना. अमेंडमेंट है पूरा. इस अमेंडमेंट का इफेक्ट है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6. सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये है. मतलब पॉइंट सेम है, बट चैप्टर 3 में सिक्योरिटी के नजरिए से मैनेजमेंट, और चैप्टर नंबर 6 में ऑडिटर के व्यू पॉइंट से उसी पॉइंट, मतलब एक ही ग्लास है, 2 देखने के नजरिए अलग है, तो उसको भी हम कवर करेंगे. सो आर यू रेडी टू स्टार्ट? यू हैव दिस चार्ट्स विथ यू. बताइए सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये चैप्टर क्या कहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में क्या उसे सिक्योर रखना बहुत जरूरी है. क्यों? इट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. करेक्ट. तो सबसे पहला वहां पे जो है आ रहा है वो है कंटेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. कंटेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. Come to your notes. ये देखो, इंफॉर्मेशन क्यों सेंसिटिव है? इंफॉर्मेशन में इंक्लूड स्ट्रेटेजिक प्लान्स, बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइनेंसेस. बिजनेस ऑपरेशन मतलब एक्विजिशन, मर्जर करने वाले हो, क्या ये इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है? यस. फाइनेंसेस, आपका P&L बैलेंस शीट, अगर आप पब्लिक लिमिटेड हो तो ठीक है, बट आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपका वे ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या ये सीक्रेट रहना जरूरी है? सो इसकी वजह से इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी हम लोग जाते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी? एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखना ई दिख रहा है वहां पे, ये वाला, उसको स्टार मार्क करना. सिक्योरिटी पॉलिसी. अब पॉलिसी बोले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब वहां पे सब कुछ आएगा, नॉट ओनली कंप्यूटर्स बट अदर थिंग्स विल ऑल्सो देयर. सो देयर आर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर इन केस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज कभी कभी इसमें मिस्टेक होती है, मतलब आता है क्वेश्चन तो हम लिख नहीं पाते, तो इसको हम अपने वही स्टाइल से करेंगे. 5-5 में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. टेल मी व्हाट कैन बी द पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. उसको देखते हैं. 10 पॉइंट्स है. पहले 5 100% रिक्वायर्ड, और जो उसमें से नेक्स्ट पार्ट में से कोई भी 3. पहला, आईटी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. आईटी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका एंटीवायरस कौन सा है, आपका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है क्या, क्या आपने कंप्यूटर सिक्योर जगह पे रखे, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा. हम आंसर कौन सा पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब उस डॉक्यूमेंट में किन किन बातों को लिखोगे, तो ये एक बात है. नेक्स्ट, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और कंट्रोल्स. क्या कंट्रोल लगाओगे वो लिखोगे. आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिटी मैनेजमेंट? हाँ, मतलब बायोमेट्रिक्स वगैरह लगाओगे. और नोट इज एक्सेस मैनेजमेंट, एक्सेस टू ऑथोराइज पर्सन. फोर्थ, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, मतलब SDLC वाले कंट्रोल. फिफ्थ, मॉनिटरिंग आ गया अपना पार्ट, मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल. मॉनिटरिंग को लिख सकते हो गवर्नेंस. मॉनिटरिंग इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस. क्या ऑडिटर शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी? अपने भी सजेशन जाने चाहिए. सो व्हाट आर द फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स?
IT security infrastructure, physical and environmental controls, system development and management controls, identity management and access control. And what is the last? Monitoring and auditing controls. अभी कुछ और देखते हैं. ये है इंपॉर्टेंट एरियाज. अब इन ये सब एरियाज भी आते हैं. वो कौन से? देखो, लीगल कंप्लायंसेस. लीगल कंप्लायंसेस जैसे अपन ने चैप्टर 7 में देखा था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का रिटर्न मांग सकती है, तो दैट शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. नेक्स्ट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, बीसीपी. क्यों? बीसीपी भी क्रिटिकल एसेट को सिक्योर करने के लिए ही तो है, तो सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो भी आएगा. 8, इंसिडेंट रिस्पॉन्स. इंसिडेंट रिस्पॉन्स, क्या इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी आना चाहिए? व्हाट इज इंसिडेंट? अबनॉर्मेलिटी. तो क्या बीसीपी में भी वो आएगा? यस. जैसे मेरा कंप्यूटर फटाक से बंद हो गया तो रेस्क्यू मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो क्या इंसिडेंट रिस्पॉन्स शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट? यस. 9, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस. डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस मतलब इस डॉक्यूमेंट को बनाओ और मेंटेन करो, ये भी एक दायरा है. तो आप बनाओगे नहीं, सॉफ्ट कॉपी में रखोगे, ऐसे नहीं चलेगा. यू नीड टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन. एंड द लास्ट, सिंपल, आईटी ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशंस. ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, क्या ये भी आना चाहिए? क्या प्रोसेसेस क्या है आपकी? व्हाट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग? इंटरनल इंट्रानेट यूज कर रहे हो कि इंटरनेट है? क्लाउड है, पब्लिक है कि प्राइवेट है? क्या ये भी आना चाहिए? सो व्हाट आर द नेक्स्ट 5 पॉइंट्स? लीगल कंप्लायंसेस, बीसीपी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, एंड IT operations and communication management. So these are some of the 10 points that are the components of SP, security policy. में से first 5 should come और next 5 में से कोई भी 3, क्योंकि आंसर आएगा तो 4 मार्क के ऊपर नहीं आएगा. Now we come at charts. आपके सामने रहने देना, ये देखिए charts. Now we come to information security policy. इसके components अपन ने देखे, मतलब these parts we have done. Contents of security policy. Now we are at types of information security. There are 3 types of user security policy, organizational security policy and condition of connection. मतलब एक है यूजर के लिए जो यूज करेगा सिक्योरिटी मतलब सिस्टम्स को, एक है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और एक है थर्ड पार्टीज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट होने वाले हैं. सो देखो यूजर्स, उसमें सबसे पहला यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड एक्सेप्टेबल यूसेज. यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी यहां पे मीनिंग है कि आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चाहिए. मतलब अगर मैं HR मैनेजर हूं तो लोगों की छुट्टी अप्लाई करे तो मैं अप्रूवल करूंगा, बट जब मैं छुट्टी को अप्लाई करूंगा तो मैं ही अप्रूवल नहीं करना चाहिए, द CEO शुड अप्रूव. तो ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो सर ये पता कैसे चलता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का स्टडी करके. एक्सेप्टेबल यूसेज. इन योर ऑफिस you are expected to use the computer resources for office work. फेसबुक चलता है, अपना पर्सनल जीमेल चलेगा, तो ये एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी भी आपने बनाना चाहिए कि जो रिसोर्सेज देंगे एम्प्लॉयज को उसका यूज कैसा होना चाहिए. दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, दे गिव, अगर आप सपोज 8 घंटे का ड्यूटी है, उसमें से 3 घंटे होते हैं रिक्रिएशन के लिए, बिकॉज सॉफ्टवेयर के जो बंदे होते हैं उनको एक जगह बैठना होता है एंड देयर माइंड इज बॉक डाउन. सो अगर वो फ्रेश है तो इनोवेशन कर पाएंगे, और गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट आर नोन फॉर इनोवेशन. सो एम्प्लॉय को वैसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है. तो उधर की एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी और अपने में व्हाट डिफरेंस है? करेक्ट सर, हम भी तो दिन भर कंप्यूटर के सामने ही बैठते हैं. अपना वे ऑफ, अपने को इनोवेशन नहीं करना है, अपने को रूल्स फॉलो करना है, तो अपना अलग है. ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें सबसे पहले नेटवर्क्स एंड सिस्टम सिक्योरिटी. मतलब आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी पॉलिसी. ये जो वायर्स लगी हुई है, वायर्स में बहुत जगह वर्म्स होती है, वायरसेस होते हैं, उसको कोई भी हैकिंग कर, आप एक स्पेशल डिवाइस लगा के आई कैन सी व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गोइंग. सो दैट पॉलिसी यू शुड हैव. सब ये सब डॉक्यूमेंटेशन है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी. व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन? जैसे एस फाउंडेशन वांट्स टू अक्वायर एन एकेडमी,
ये ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन है। फिर एन एम्प्लॉई का जो सैलरी है उसको छुट्टी लेनी है पर्सनल, इससे कोई एएस फाउंडेशन पे इफेक्ट गिरता है क्या? बहुत ज्यादा नहीं। तो दैट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन। सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है उसको इफेक्ट करती है, उसकी सिक्योरिटी कैसे हो उसके रिलेटेड पॉलिसी। आर यू देयर? इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, इसको अपन यहां कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो इसके बाद वहीं जा रहे हैं अपने। लास्ट इज कंडीशन ऑफ कनेक्शन, इट इज फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। तो अपने सप्लायर, अब जैसे हमारे केस में मेरे क्लाइंट्स क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, तो मैंने उनको स्पेस कितनी दी है? सिर्फ 20% उनको, और सिर्फ क्या राइट दिया है अभी? डाउनलोडिंग। तो ये अपनी पॉलिसी है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का भी पॉलिसी होना चाहिए, हाउ द आउटसाइड वर्ल्ड कैन कनेक्ट टू योर सिस्टम्स, दैट इज कॉल्ड अ कंडीशन ऑफ कनेक्शन। अब जैसे हमारे इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड वो क्रिएट करने के बाद हम एक दिन के बाद उसको अप्रूवल देते हैं, तो ये हमारा पॉलिसी है, तो दैट इज कंडीशन ऑफ कनेक्शन। सो आर यू देयर? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में टाइप्स एंड कंटेंट्स, टाइप्स में 3, यूजर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कंडीशन ऑफ कनेक्शन। यूजर में 2, यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड एक्सेप्टेबल यूसेज। इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एसपी, नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, जाएंगे हम डीप में। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? कंडीशन ऑफ कनेक्शन, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड की क्या कंडीशन पे आप उसको कनेक्ट करने वाले हो, क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑब्वियसली यस। अब मैं इस आंसर को कवर कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, दैट इज पार्ट नंबर 3, जो टाइटल दिख रहा है, कंट्रोल ओवर डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। उसमें का जो फर्स्ट पार्ट है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, अब मैं उसको कवर करूंगा बिकॉज उसके रिलेटेड यहां पे पॉइंट है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 2 में क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइप्स देखा था क्या अपन ने? नहीं। सो यहां देखेंगे इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। सो देखना आपकी स्क्रीन पे, इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, पहले स्क्रीन पे देखो, नोट्स में दिखाता हूं कहां, हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी, लेट्स सी वेयर इट इज, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मिला आपको? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इट्स हियर, पेज 81। एंड लास्ट है इंटरनल यूज ओनली। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन? टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरनल ओनली। सर क्यों जरूरी है? इसके हिसाब से सिक्योरिटी पे खर्चा करोगे आप। सबसे कम खर्चा करना है पब्लिक पे डॉक्यूमेंट, एमओए, एओए, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, वो वैसे भी पब्लिक को देना लॉ में लिखा हुआ है, तो उस पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खर्चा मत करो। अब आते हैं टॉप सीक्रेट पे, देखना यहां पे टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस को हिला दे, ऐसी इंफॉर्मेशन। जैसे एएस फाउंडेशन वांट्स टू डू मर्जर, और एएस फाउंडेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एएस फाउंडेशन वांट टू लॉन्च अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या एग्जिस्टेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कैसी है? टॉप सीक्रेट। सब बोले कि फिर हाईली कॉन्फिडेंशियल क्या है? हाईली कॉन्फिडेंशियल मतलब जो आपके डे टू डे बिजनेस रनिंग के हिसाब से, जैसे बैचेस का शेड्यूल क्या हो, बच्चों को डिस्काउंट्स कितना दे, पेनड्राइव का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो, ये बाहर वाले को पता चलना चाहिए क्या? नहीं। बट क्या ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है? नो। बिजनेस रनिंग डे टू डे से रिलेटेड है, तो हाईली कॉन्फिडेंशियल। टॉप सीक्रेट कैसी होती है? एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, मतलब बिजनेस बंद करो, नया बिजनेस खोलो, मर्जर एक्विजिशन करो, नया फंडिंग लो, तो ये बड़े डिसीजन है। हाईली कॉन्फिडेंशियल क्या है? डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जो बाहर को पता भी नहीं चलना चाहिए। प्रोप्राइटरी मतलब एक एम्प्लॉय का और सीईओ का सपोज रिलेटिव है, तो उनके बीच का डिस्कशन वाली इंफॉर्मेशन कैसी है? प्रोप्राइटरी, तो उस पर कुछ खर्चा करने की जरूरत है क्या? नॉट नीडेड। इंटरनल यूज ओनली, छुट्टे मांगने की तरीका इन एएस फाउंडेशन, सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ एएस फाउंडेशन, द डेज ऑन विच एएस फाउंडेशन विल वर्क, ये इंफॉर्मेशन कैसी है? इंटरनल। इसको बाहर की दुनिया में गया तो भी चलेगा, बट बाहर के लोगों को इससे कोई लेना देना, इट इज फॉर इंटरनल यूज। सो आया समझ में क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? उस पे अनुसार आप खर्चा करोगे सिक्योरिटी का। सबसे ज्यादा
खर्चा कहां होगा, टॉप सीक्रेट, उसके बाद हाईली कॉन्फिडेंशियल, बाकी पे इतना नहीं होगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट तो कुछ करो ही मत. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन? टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरनल यूज ओनली. Now we come to the core of the chapter, that is controls वाला part, categories of controls. मिला आपको? Categories of controls. चार्ट पे आ रहा हूं मैं. This is the core part of the chapter, categories of control. इसमें 3 कैटेगरी है. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स, एंड कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन, मतलब अपना ऑडिटर के हिसाब का क्लासिफिकेशन. अभी देखना, कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, आपको सिक्योरिटी लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब वाले कंट्रोल. तो देयर आर 4: प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव एंड कॉम्पेंसेटरी. ये सीक्वेंस में है, इसको उल्टा पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा. सबसे पहले तो डिजीज होने से बचाओगे आप, तो इंट्रूडर अंदर आने से आप बचाओगे. तो ऐसे वाले कंट्रोल जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हैकिंग होने से, वायरस आने से बचाता है, ऐसे कंट्रोल कौन से है? प्रिवेंटिव. एग्जांपल एंटीवायरस और ऑनलाइन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, फायरवॉल. बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में फायर प्रूफ वॉल लगाते हो. हेवल्स वायर्स दैट डोंट कैच फायर आर व्हाट? सिक्योरिटी, प्रिवेंटिव कंट्रोल. डिटेक्टिव कंट्रोल, चलो ठीक है, फिर भी बीमारी हो गई, हैकिंग हो गई, बट यू शुड कम टू नो कि कुछ हुआ है तो एक्शन ले सकते हो. तो वो मालूम करने वाले कंट्रोल्स कौन से है? डिटेक्टिव. जैसे फायर लगी तो स्मोक डिटेक्टर्स रहते हैं, और उसके बाद आपके गाड़ी में अलार्म्स होते हैं. इफ एनीबॉडी टचेस योर कार, द कार स्टार्ट्स रिंगिंग. उसके बाद अगर कोई आपके इसको, जैसे नेट बैंकिंग में होता है बहुत बार कि अगर 3-4 बार से ज्यादा अगर आप पासवर्ड डालो तो ब्लॉक होता है, तो दैट ब्लॉकिंग इज अ डिटेक्टिव कोड. इट इज व्हाट? फिर आपको मेल आता है, somebody has tried to log in into your account. जीमेल से भी आता है कि अगर सपोज आपका जीमेल आपके पीसी पे सेव्ड है और कहीं और से आप उसको खोलो तो भी आपको मैसेज आएगा, someone just tried to access your account. It is detective control. तो क्या ये लगाना जरूरी है? यस. करेक्टिव मतलब अब जब नुकसान हो गया तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना, तो करेक्टिव कंट्रोल. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करेक्टिव कंट्रोल? क्या हो सकता है? उन स्मोक डिटेक्टर में से पहले फायर डिटेक्ट होगी एंड द वाटर विल स्टार्ट कमिंग, दैट इज अ करेक्टिव कंट्रोल. और एंटीवायरस में क्या होता है, यहाँ पे है कि एंटीवायरस अगेंस्ट शो, तो लाइव आपको देख सकते हैं, होगा 100%. हाँ, नेट प्रोटेक्टर. इसमें तीनों टाइप के कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव वगैरह. देखो आपको दिखाते हैं, ये देखना. अभी ये फाइल स्कैन हो रही है, जो फाइल स्कैन का बक्सा है पहला, वो इट इज अ प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव मतलब ये आपके को स्टॉप करेगा. वायरस फाउंड इज डिटेक्टिव. एंड नीचे देखना, क्लीन्ड फाइल्स, करेक्टिव कंट्रोल. तो क्या सारे ही कंट्रोल एक जगह पे है? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव. एंटीवायरस में सभी चीजें होती है. नाउ आई एम कमिंग टू योर कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल. कॉम्पेंसेटरी मतलब अगर आप करेक्ट नहीं कर सकते तो उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करो. जैसे इन केस ऑफ अकाउंटिंग वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स एंट्री. सपोज ईआरपी है एंड यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आपके हाथ से गलती से एक एंट्री पास हो गई. अब आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी नहीं है, बैक डेट में जाके चेंज का ऑप्शन भी नहीं है, वो सिर्फ एक्सेस है सीईओ को. तो आप सीईओ के पास जाओगे तो गालियां खाओगे. सो व्हाट इज द ऑप्शन? रिवर्स एंट्री. तो ये जो आपने किया क्या है? कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल. क्या ऐसा होता है? तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल पे 4 क्लासिफिकेशन कौन से? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, कॉम्पेंसेटरी. ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए एलिजिबल है. ठीक है. नाउ आई एम मूविंग अहेड टूवर्ड्स कंट्रोल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स. रिसोर्स मतलब यस इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स मतलब
जहां से उनको इंफॉर्मेशन आती है या जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो पाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो ये बहुत जरूरी है, व्यू पॉइंट समझना, तभी आंसर्स आते हैं, लॉजिक तभी डेवलप होता है। आर यू देयर? तो सबसे पहले हम आते हैं, ये दो बहुत इजी है, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल, नोट्स पे आते हैं। सो वी आर फर्स्ट ऑन टू योर एनवायरमेंटल कंट्रोल। क्या एनवायरमेंट से आपको कोई रिस्क है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहां पे, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करना। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम May 17। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर एंड कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी कैटेगराइज्ड एज, मतलब वो आपको ऐसा कह सकते हैं, व्हाट आर द कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एक्सपोजर। ऐसा आंसर आए तो ये आंसर लिखना, ये ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लिखना है आपको। मतलब एनवायरमेंट के धोखे को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स को कैसे कैटेगराइज करूं ताकि उस पर कंट्रोल लगा पाऊं। सो सबसे पहला है हार्डवेयर एंड मीडिया। व्हाट इज हार्डवेयर? कंप्यूटर। एंड व्हाट इज मीडिया? वेदर माउस इज अ मीडिया, यस, पेन ड्राइव इज अ मीडिया, हार्ड डिस्क इज अ मीडिया। तो वो एक क्लासिफिकेशन, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम एक है, उसमें पार्ट्स कर रहा हूं ताकि उसके हिसाब से मैं कंट्रोल लगाऊं। इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये हमारा आईटी है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये वो स्टैंड है, दैट प्रोजेक्टर इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वो स्टैंड, मतलब एक्सेसरीज इन सिंपल वर्ड्स। डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन, जैसे फिक्स्ड एसेट के बिल वगैरह होते हैं, तो वो भी एक कैटेगराइजेशन। सप्लाईज, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस प्रोसीजर, एयर कंडीशनिंग वाला आता है, फायर वाला आके आपके फायर एक्सटिंग्विशर भर के जाता है, वो भी एक कैटेगराइजेशन। पीपल, मतलब हम लोग। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ CBIS? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड नेटवर्क। तो पीपल आया। सो बताइए एनवायरमेंटल एक्सपोजर के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम की कौन सी कैटेगरीज है? हार्डवेयर एंड मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग फैसिलिटीज, सप्लाईज, डॉक्यूमेंटेशन, पीपल। ओके, अब क्या एनवायरमेंट से आपको खतरा है? अर्थक्वेक, फायर, पावर स्पाइक, तो ये बहुत सारे हैं। इसको कंट्रोल कैसे लगाए, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, देखना नेक्स्ट पेज पे ये है। एक्सपोजर्स मतलब खतरे और उस पे लगाए जाने वाले कंट्रोल्स, इतना ही टेबल है। तो फायर डैमेज के लिए क्या करोगे? बोलो कि लगाओगे फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ होते हैं ऑटोमेटिक और कुछ होते हैं मैनुअल। मैनुअल है तो उसको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे लगाओ, ऐसा नहीं कि लेके सब वीके सर के कैबिन में लगा दिए और आग ऊपर लगी है तो आप जब तक लेके आओगे तब तक तो पूरा भस्म हो चुका होगा। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लगाना है। और वाटर स्प्रिंकलर्स लगाना है। और फायर प्रूफ वॉल्स, यूज फायर प्रूफ वायर। हेवल्स मत लिखे आना वहां पे, हेवल्स एक ब्रांड है, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने। और क्या हो सकता है? स्मोक डिटेक्टर्स। फिर इमरजेंसी नंबर्स ऑफ द फायर ब्रिगेड होना चाहिए, वो भी एक है क्या कंट्रोल, उनको फोन करके, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उनको फोन कीजिए। सो फायर डैमेज से ये कुछ कंट्रोल है। पावर स्पाइक मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है उसमें वेरिएशन होता है, फटाक से बंद हो गया या बहुत ज्यादा वोल्टेज कम ज्यादा हुआ। अभी जैसे कल लाइट चली गई थी वो, तो इसके लिए आपके पास क्या कंट्रोल है? जनरेटर, यूपीएस लगा लो, स्टेबलाइजर लगाओ, वहां पे एक स्टेबलाइजर लगा हुआ है पीछे, उसे कहते हैं कॉन्ड्यूइट। कॉन्ड्यूइट पता है क्या आप कॉन्ड्यूइट क्या होता है? कॉन्ड्यूइट देखो पीछे देखो, वो जो रेड कलर का दिख रहा है उसके मतलब वो जो लाइट्स उसके और एसी के बीच में जो दो डब्बे लगे हुए उसे कहते हैं कॉन्ड्यूइट। वो वहां से मेन पावर सप्लाई की लाइंस है और उसको तोड़ करके पूरे क्लासरूम्स में घुमाया गया है। तो वो जो है इट हैज टू बी फायर प्रूफ। तो फायर प्रूफ में एक वो भी एग्जांपल ले लो, और उसमें लगी जो वायर्स है वो स्टेबलाइजर का भी काम करती है, तो वो पावर स्पाइक्स के लिए वो ले लो। तो कॉन्ड्यूइट इज एन एग्जांपल फॉर बोथ। बाहर का डिब्बा इज फायर प्रूफ, अंदर की वायर्स आर एक्टिंग एज स्टेबलाइजर्स। एसी वगैरह के लिए, सेंट्रलाइज एसी के लिए यू नीड स्टेबलाइजर्स। वाटर डैमेज, फ्लड से कैसे बचाओगे? मतलब यहां पे पॉलिसीज फॉलो करना है। बेसमेंट में कंप्यूटर रूम नहीं हो, ऊपर हो, अगर बेसमेंट में है तो उसको फिर आप रेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखो ताकि पानी छू ना सके। और आप विंडोज वगैरह ऐसे रखो जहां से लीकेज ना हो सके वाटर का।
वॉल्स को डॉक्टर फिक्सिट लगाओ जहां से पानी नहीं आ सके। तो ऐसे एग्जांपल्स यू कैन राइट। क्या पोल्यूशन से भी डैमेज होता है? डस्ट पार्टिकल्स दिखते नहीं है बट धूल बहुत होती है कंप्यूटर में। आइडियली स्पीकिंग एक कंप्यूटर को हर 6 महीने में वो हेयर ड्रायर से, जो लड़कियों के पास होता है हेयर ड्रायर, उसमें अच्छा मोटर बड़ा होता है, उससे क्लीन करो, कितनी धूल निकलेगी। तो इसके लिए क्या कंट्रोल कर सकते हो? मंथली साफ सफाई करो। उसके बाद व्हाट यू कैन से, आपकी जो विंडोज है डस्ट प्रूफ विंडो होनी चाहिए, मतलब एयर टाइट विंडोज। आपका जो सर्वर रूम है दैट शुड बी एयर टाइट। और फिर टेम्परेचर को मेंटेन करो, जिसे बैंक्स में करते हैं। और क्या हो सकता है पोल्यूशन डैमेज से? कवर द सिस्टम्स, कवर चढ़ा के रखो सब पे। सो व्हाट आर द एक्सपोजर्स, मतलब दायरे कौन से लिखने के? फायर, पावर स्पाइक, वाटर डैमेज एंड पोल्यूशन। आर यू देयर? अब आते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अभी फिजिकल एक्सेस मतलब मैं इस कंप्यूटर को छू सकता हूं, तो मतलब आई कैन फिजिकली एक्सेस दिस कंप्यूटर सिस्टम। तो इस पे जो कंट्रोल लगाने हैं वो यहां पे आएंगे। अभी तक क्या था? एनवायरमेंट में खतरे, तो उस पे कंट्रोल। अब है लोग फिजिकली जा सकते हैं ना, तो सर फिजिकल एक्सेस से क्या खतरे क्या है? सबसे पहले क्या मैं इसको लेके निकल सकता हूं? पेनड्राइव में डेटा लिया, मैं निकल गया। मैं लैपटॉप उठा के भाग गया, मैंने इसको तोड़ दिया, क्या ये फिजिकली डैमेज हो सकता है? तो इस पे जो कंट्रोल है अब उसको देखेंगे। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, मार्क दिस इंपॉर्टेंट। सबसे पहला लॉक्स ऑन डोर, मतलब आपको जैसे इसमें इमेजिन कैसे करना है कि लोगों के नजर से मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे बचाओ। लॉक्स ऑन डोर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉक। एक होता है जो हमको पता है, एक चाबी, एक ऐसा लॉक जिसकी 2 चाबियां, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, वो लोखंड का जो होता है, उसे कहते हैं बोल्टिंग डोर लॉक्स। तो व्हाट वी आर यूजिंग? बोल्टिंग डोर लॉक्स। एक होते हैं साइफर लॉक्स, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में जाने के पहले नंबर डालते हैं एंड देन द डोर ओपन्स, दोज आर साइफर लॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स आर 1 स्टेप अहेड ऑफ साइफर लॉक्स। एएस फाउंडेशन के क्लासरूम नंबर 5 में आप देखो, वहां पे बायोमेट्रिक डिवाइस लगा हुआ है। वहां पे स्टूडेंट का फिंगरप्रिंट पहले लेते थे, जब लाइव क्लासेस का बहुत ट्रेंड था। सो 500 स्टूडेंट आ गए, तो हाउ कैन अ फैकल्टी रिमेन एवरी फेस? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो क्या करेंगे, जब आपको एडमिशन देंगे तो आपका फिंगरप्रिंट वहां पे ले लेंगे। सो इन द मॉर्निंग व्हेन यू विल कम, जब आप अपना फिंगरप्रिंट लगाओगे और अगर वो मैच होता है तो दरवाजा खुलेगा। तो क्या ये एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है? मतलब अपने ही एडमिशन वाले स्टूडेंट आए, बाकियों को द डोर विल नॉट ओपन ओनली। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डोर्स। तो क्या ये साइफर लॉक से भी एडवांस है? यस, क्योंकि पासवर्ड चोरी हो सकता है, फिंगरप्रिंट कैसे चुराओगे आप? सर मिशन इम्पॉसिबल देखो ना कैसे चुराते हैं फिंगरप्रिंट। अरे वो मूवी है, हाँ, आई रेटिना। कोई मिल गया, क्रिश में दिखाया हुआ है। हाँ, इसमें भी है ना, अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसमें भी। अच्छा, सैमसंग में आई का आ गया क्या? ओ ग्रेट। S8 में शिवाजी द बॉस में है, वो वॉइस डिटेक्शन करता है, कूल बोलता तो ही लैपटॉप खुलेगा। दैट इज ऑल्सो दैट। देखो, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या इंस्टीट्यूट पिन लेती है? रिजल्ट के टाइम पे भी लेती है। क्यों? वो चाहती है कि आप ही वो स्टूडेंट हो जिसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है, क्योंकि अपना पिन तो अपने पास है। अच्छा, वो साइट का लफड़ा हुआ था इस बार बहुत। अच्छा, भेज दिया क्या उन्होंने सबके? ओके ओके ओके। अच्छा, ब्रांच पे, सब जगह पे। ओहो हो, ग्रेट। अच्छा अच्छा, तो वो एक अच्छा टेक्निक है, मतलब कि भाई ज्यादा बेइज्जती भी ना हो अगर कोई ऐसा गया है किसका नाम है तो। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन बैच। अब ये प्लास्टिक कार्ड्स, मतलब आईटी एम्प्लॉयज को देखा है क्या, वो बैच लगा के चलते, तो उनको वो लगाना होता है तो ही डोर खुलेगा। तो प्लास्टिक कार्ड्स, आइडेंटिफिकेशन बैच। अभी हमको चाहिए भाई, एएस फाउंडेशन के कितने स्टूडेंट्स हमने साल भर में किए, सबको ऑरेंज कलर की कैप पहन के आनी है। तो एएस मतलब प्रेस्टीज पॉइंट पे जितने भी ऑरेंज कैप है अपने स्टूडेंट है, तो आइडेंटिफिकेशन बैच, क्या वो भी एक कंट्रोल है? मतलब अपने क्लास में आने वाला हर बंदा के सिर पे क्या चाहिए? ऑरेंज कैप। नेक्स्ट, लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज, मैनुअल लॉगिंग, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग।
लॉगिंग मतलब रिकॉर्ड रखना। तो आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या बड़े किसी सोसाइटी में जाओ, वो बोलते सर एंट्री करके जाओ, तो रजिस्टर में एंट्री करते हो ना, दैट इज मैन्युअल लॉगिंग। अभी मेरे ऑफिस में जब आर्टिकल आता है, उसका अटेंडेंस लेने के लिए ही हैज टू लॉग ऑन टू द क्लाउड, सो वो लॉग इन आईडी डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग। तो मतलब अगर एक दिन किसी का लॉग इन नहीं दिखा तो मतलब वो ऑफिस पे नहीं आया। और मैंने उनको इसका का नॉलेज नहीं दिया कि एनी टाइम एनी वेयर है, घर से नहीं बताया कि आप वहीं से भी लॉक कर सकते, मतलब ये इधर से ही लॉक कर सकते हो। अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस, वीडियो कैमराज। क्या प्रेस्टीज पे हर जगह लिखा हुआ है दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्विलियंस, सिक्योरिटी गार्ड लगा दो, कंट्रोल विजिटर एक्सेस। दुनिया में ऐसी 36 जगह है जहां पे आप और मुझे जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ टॉप ऐसी कितनी एक वीडियो है यूट्यूब पे, वहां पे आप जा ही नहीं सकते, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीज की जा सकती है। ऐसे 36 एरियाज है। तो अगर आपको ऐसा कुछ एरिया क्रिएट करना है तो क्या वो फिजिकल एक्सेस के लिए ही है? यस। डेडमैन डोर्स, पता है क्या होता है डेडमैन डोर? 2 दरवाजे होते हैं। सोचो ये एएस फाउंडेशन का रूम है, मतलब सोचो कि यहाँ पे ये बैंक का रूम है ऐसे, और इसको एक्सेस करने का एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे 2 दरवाजे होंगे, पहले एक को खोलोगे आदमी अंदर आएगा, फिर दूसरे को खोलेगा। तो यहाँ पे खड़े रहने के लिए एक ही आदमी खड़ा रह सकता है, इतनी जगह है। तो उसे क्या कहते हैं? डेड मैन डोर। मतलब अगर सपोज आपने तोड़ के ये खोल भी लिया तो इन दोनों को पासवर्ड अलग अलग है, तो अगर एक को खोलोगे स्टिल द अदर एंड इज द डेड एंड। इसे उसे क्या कहते हैं? डेड मैन डोर। नेक्स्ट, नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज। मतलब अब जैसे हमारे जो मटेरियल प्रिंटिंग वगैरह है, ये एक स्ट्रांग रूम टाइप रखा हुआ है जो शायद आपको कभी समझ में भी नहीं आए कि हाँ है। तो नॉन एक्सपोजर, जैसे बैंक का स्ट्रांग रूम, नॉर्मली बैंक को ऑब्जर्व करने समझ में नहीं आता कि किधर है, तो ऐसा आप कहीं तो हाइडिंग करके रखो। कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, वो कैसे हो सकता है? कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, हाँ, डेस्कटॉप लॉकिंग। मतलब यहां पे जब मैं लॉक कर दूंगा, आपको जब एक्सेस करना है तो पासवर्ड डाल दे, ये पूछता है विंडोज बैंक ऑडिट में, वो बायोमेट्रिक उससे ही खुलेगा। आजकल बहुत अच्छा हो गया वो। कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट, प्रेस्टीज पॉइंट में आने के कितने दरवाजे? 5। अगर एक ही रखा तो मतलब अगर एक बार कोई अंदर आ गया तो उसको बाहर जाना तो उधर से, तो क्या कंट्रोल लगा सकते हैं? मतलब यस। पेरीमीटर फेंसिंग, वॉल कंपाउंड पे फेंसिंग लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दो। कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉइज, जीपीआरएस से ये ट्रैक कर सकते हो मोबाइल को कहां घूम रहे हैं अपने बंदे आउट ऑफ आवर्स। जैसे ऑडिट पे होता है कि आप बोलते सर मैं ऑडिट पे हूं, आप क्या सर अकाउंटेंट को फोन लगे आया है क्या हमारा बंदा? तो अगर आपके अकाउंटेंट से सेटिंग है तो ठीक है, नहीं तो गए। सर लगता है आपने बहुत ज्यादा धूम करी आर्टिकलशिप में। हाँ, बहुत धूम करी है। अलार्म सिस्टम, अलार्म सिस्टम कैसे? इंट्रूडर की एंट्री, अगर गलत आदमी आया तो क्या अलार्म बजता है। जैसे एक आप मॉल में जाओ तो वो सिक्योरिटी चेकिंग का एक ब्रैकेट होता है, वो लोग यूज नहीं करते, बट अगर आप कुछ अनऑथोराइज लिखते हो वो बचता है, दैट इज अ फिजिकल कंट्रोल। तो ये कुछ है जो आप बीकॉम टाइप आंसर लिख सकते हो इसमें, बट मेन हेडिंग आपको याद में रखना है। सबसे पहला कौन सा? लॉक्स ऑन डोर, उसके बाद फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज, अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस। अभी एक इंपॉर्टेंट एरिया कवर करते हैं, वो है आपका ये मैनेजरियल कंट्रोल्स अमेंडमेंट। अमेंडमेंट एक काम करते कल करते अच्छे से, विल डू अ नॉर्मल पार्ट ऑन योर चार्ट्स। अब हम लोग जा रहे हैं यहां पे जनरल कंट्रोल्स पे। जनरल कंट्रोल्स, यहां पे 2 टाइप है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल्स। पहले बहुत थे, अब 2 ही है, तो एक अच्छा वाला अमेंडमेंट हुआ है। आपके नोट्स में यू हैव टू कम डाउन टू हियर, पेज नंबर
85 फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि बजट में काम हो, फाइनेंस में, फाइनेंस का मतलब सब कुछ, कॉस्ट, इनकम, एक्सपेंडिचर, फंडिंग, बजट्स, सब कुछ पूरा। सो फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे रखे, इसके लिए एक एमटी लिख लो, राइट डाउन अ मेमोरी टेक्निक फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। राइट डाउन फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, प्लीज वेरीफाई योर ड्यूअल स्पीकर डॉक्यूमेंट्स। Please verify your dual speaker documents or I shall cancel the authorized budget. Please verify your dual speaker documents or I shall cancel the authorized budget. Underline verify. Verify stands for input output verification. आप ऑडिट का स्क्रूटिनी करते हो, क्या ऑडिट ट्रेल चेक करते हो? तो ऑडिट ट्रेल इज व्हाट एंट्री वाज मेड एंड व्हाट आउटकम केम। तो क्या इनपुट आउटपुट वेरिफिकेशन होना चाहिए फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। मतलब अगर सेल बिल पे से आप जो वाउचिंग करते हो वो इनपुट कंट्रोल है, और उसके बाद आपकी टैली की जो स्क्रूटिनी कर रहे हो वो आउटपुट कंट्रोल है। तो क्या ये दोनों कंट्रोल है? यस। हम बात किसकी कर रहे हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल। अंडरलाइन ड्यूअल। ड्यूअल स्टैंड्स फॉर ड्यूअल कंट्रोल, मेकर चेकर। ऑडिटिंग में कॉन्सेप्ट है, एक ने बनाया दूसरे ने चेक किया ताकि कोल्यूजन नहीं हो, तो मेकर चेकर कंट्रोल, ड्यूअल कंट्रोल। अंडरलाइन स्पीकर। स्पीकर स्टैंड्स फॉर सेफ कीपिंग। स्पीकर स्टैंड फॉर सेफ कीपिंग मतलब क्या कि आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बहुत बार देखते हो कि वो एक सेपरेट जगह पे रखना, उसको लॉक में रखो, किसी को पता ना चले कि वो कहाँ है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बैंक के स्ट्रांग रूम में रखते हैं। जैसे आपके इंस्टीट्यूट के पेपर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के स्ट्रांग रूम में होते हैं, तो जहां कहीं भी इंस्टीट्यूट के सेंटर्स है वहां पे 100% बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बैंक का सेंटर है, उसके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है आपके पेपर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच को डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट पे, वो मैं नहीं बता सकता। क्या होता है, आपके जब पेपर स्टार्ट होना होता है तो उसके आधे घंटे पहले द चेयरमैन ऑफ दैट ब्रांच, इंस्टीट्यूट का ब्रांच, and the secretary goes, then they are intimated on the phone which code of paper to pick and then it is out. तो ये मतलब उसको करेंसी जितना इज्जत दिया हुआ है। तो क्या सेफ कीपिंग है? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स। इंस्टीट्यूट बहुत खर्चा करती है आपका एग्जामिनेशन, बहुत डॉक्यूमेंट्स। हाँ सर, हम भी तो देते ही ना पैसा, हमारे से तो लेते। बोलो बोलो बढ़ा दी फीस। अरे हमारी बढ़ गई यार, मेंबरशिप फीस भी बढ़ गई है। डॉक्यूमेंट्स को लिखो सिक्वेंशियली नंबर्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को सिक्वेंशियल नंबर मेंटेन क्यों करना जरूरी है? आप वाउचिंग करते हो, उसमें कभी कोई एक आधा सेपरेट में तो आप लिखते हो ना, दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड। कुछ आर्टिकल्स होते हैं बड़े अलग, फाइल नॉट फाउंड, डायरेक्ट फाइल ही उड़ा दी। तो फाइल नंबर होती है ना, तो स्पेसिफिक, तो क्यों सर? ये डिटेक्टिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव। नेक्स्ट, कैंसिल। अंडरलाइन कैंसिल। कैंसिल स्टैंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैंसिलेशन करने के लिए मशीन्स होती है, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट शेडर्स, जहां पे डालते हैं और वो प्रॉपरली पीसेस करते हैं उसे, ताकि किसी को जुड़ के भी पता ना चल सके। दैट टाइप ऑफ। अंडरलाइन ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज स्टैंड्स फॉर ऑथोराइजेशन। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में खर्चा करते हो वाउचर, यू हैव टू गेट इट साइन फॉर रिम्बर्समेंट। आपके आर्टिकलशिप में भी कन्वेंस ऑथोराइज करवाना पड़ता है क्या आपको? यस। तो क्या वो एक फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब खर्चे पे कंट्रोल है। अंडरलाइन बजट। बजट स्टैंड्स फॉर बजट्स। सपोज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर और चाय, टी एक्सपेंसेस इन अ ईयर शुड नॉट गो अबव ₹5,000। ये बजट है। तो आप यही चेक करोगे आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्वेरी कि भाई ये लास्ट ईयर का 5,000 था, इस साल 15,000 है, बट सेल तो कम हुआ है, तो व्हाई इट इज मोर? सो क्या ये एक कंट्रोल है, बजट्स मेंटेन करना? सो टेल मी व्हाट आर द फाइनेंशियल कंट्रोल्स, उसकी एमटी एंड देन पॉइंट्स। प्लीज वेरीफाई योर ड्यूल स्पीकर डॉक्यूमेंट और आई शैल कैंसल द ऑथोराइज्ड बजट। वेरीफाई फॉर इनपुट आउटपुट वेरिफिकेशन, यस। ड्यूल फॉर ड्यूल control, speaker for safekeeping, documents for sequentially numbered document, cancel for cancellation of documents, authorize for authorization and budget for budgets.
अब हम जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर वाले पे। देखना आपके चार्ट्स में, वी हैव जस्ट डन दिस पार्ट फाइनेंशियल कंट्रोल। अब हम कहां हैं? पर्सनल कंप्यूटर। आर यू देयर ऑन द चार्ट? कहां घूम रहे हैं अपने? हम लोग फोर्थ पार्ट के पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल में है। पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल मतलब अब मैं बात करूंगा मेरे लैपटॉप की, तो यहां पे हमको दो टाइप से करना, जैसे करते थे मैच द फॉलोइंग बचपन में करते थे, वैसे एक टाइप पे हम रिस्क लिखेंगे कि क्या रिस्क है और इसके लिए क्या कंट्रोल लगाए। सो आई एम राइटिंग डाउन रिस्क। बताइए क्या रिस्क है? क्या थेफ्ट एक रिस्क है? यस। क्या डिस्ट्रक्शन एक रिस्क है? और वायरस एक रिस्क है? और अनऑथोराइज एक्सेस। और किस टाइप के रिस्क है? डेटा लीकेज मतलब फाइल करप्शन, तो डेटा लीकेज एक रिस्क है। और किस टाइप के रिस्क है? हैकिंग। हैकिंग एक रिस्क है। अब आते हैं कंट्रोल्स पे। अब रिस्क को देखो और कंट्रोल बताओ। थेफ्ट के लिए आप लगाओगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, बराबर। डिस्ट्रक्शन के लिए भी वही लगाओगे। वायरस के लिए क्या लगाओगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अनऑथोराइज एक्सेस के लिए लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड यू विल पुट। डेटा लीकेज के लिए एंटीवायरस में एक ऑप्शन होता है आपके पेन ड्राइव के पोर्ट ब्लॉक करने का, पता है क्या आपको? ये आपको दिखाता है, ये यहीं पे है। देखो प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन को मैं देखो राइट कॉपी टू ड्राइव अलाउड दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करो तो ब्लॉक्ड, तो आप पेन ड्राइव लगाओगे तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। ये करेक्ट। तो क्या ये डेटा लीकेज के लिए आप लगा सकते हो? यस। हैकिंग के लिए मतलब सिक्योरिटी, लॉगिन आईडी, मतलब सभी एप्लीकेशन सिक्योरिटी आप लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो व्हाट आर द रिस्क? थेफ्ट, डिस्ट्रक्शन, वायरस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डेटा लीकेज, हैकिंग। व्हाट आर द कंट्रोल्स? फिजिकल एक्सेस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटीवायरस, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड्स। अब जाते हैं एक इंपॉर्टेंट एरिया पे, चार्ट में देखो। वी आर गोइंग टू योर फिफ्थ पार्ट, दैट इज साइबर फ्रॉड्स। ये बहुत फैंटेसी लगता है बिकॉज यहां पे हैकिंग का पार्ट आने वाला है। दिल थाम के बैठिए, हैकिंग देखेंगे अभी। साइबर फ्रॉड्स। साइबर मतलब वर्चुअल वर्ल्ड। साइबर मतलब नॉट कंप्यूटर, साइबर मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, उसमें फ्रॉड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स। फर्स्ट इज योर प्योर साइबर फ्रॉड्स एंड द नेक्स्ट इज योर साइबर एनेबल्ड फ्रॉड्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक हिंदी में बोलते इसका मतलब प्योर मतलब सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में फ्रॉड हुआ। साइबर एनेबल मतलब वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से अपने रियल वर्ल्ड में भी उसका इफेक्ट हुआ। एग्जाम्पल लेता, साइबर एनेबल्ड फ्रॉड, मैंने आपके बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग को हैक करके आपके अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। क्या ये साइबर एनेबल्ड फ्रॉड है? वर्चुअल वर्ल्ड में फ्रॉड किया बट उसका इंप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में है, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स आप जो देख सकते हो, वेदर इट इज देयर। प्योर साइबर फ्रॉड्स, मैंने फेसबुक पेज पे आपकी प्रोफाइल उड़ा दी, उससे रियल वर्ल्ड में क्या हुआ? कुछ नहीं, तो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में ही फ्रॉड हुआ। तो ये दो टाइप है। वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ फ्रॉड हुआ, उसे क्या कहेंगे? प्योर साइबर फ्रॉड्स। और साइबर एनेबल्ड मतलब वर्चुअल वर्ल्ड का यूज करके रियल वर्ल्ड में तकलीफ देना, इज व्हाट साइबर एनेबल्ड फ्रॉड्स। तो देखना वहां पे हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स, अटैक्स देखेंगे, हैकिंग वाला पार्ट है पूरा। सो देखो साइबर फ्रॉड्स में
वी सॉ द टू टाइप्स। अब 3 क्वेश्चन जो यहां हमको देखने हैं, उसमें से ये जो 2 क्वेश्चन है दिस आर ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस, और मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि कौन से पॉइंट आना चाहिए आपके आंसर में। सो फर्स्ट है साइबर अटैक्स। किस टाइप के अटैक्स होते हैं देखिए ना, मैं एक एक लिखूंगा, आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहला दिख रहा है फिशिंग। मछुआरों को देखा है मच्छी कैसे पकड़ते हैं, कैसे दे पुट एक कांटा लगाते हैं और उस पर कोई तो एक मच्छी फंसेगी। तो फिशिंग मतलब आपको देखो ऐसे मेल्स आते हैं, यू हैव वन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, प्लीज क्लेम द प्राइज, सेंड योर बैंक डिटेल्स। वो कांटा है जिसमें कोई तो पागल मछली फंसेगी, कोई तो पागल जाके क्लिक करेगा एंड अपना बैंक डिटेल दे देगा। तो एक्चुअली ये हैकिंग नहीं है, ये पागल बनाना है लोगों को, फिशिंग। नेक्स्ट, नेटवर्क स्कैनिंग। इसका मतलब आपके ऑफिस का लैन है, उस पे मैं अपना कोई डिवाइस लगा दूं हैकिंग का, और उस नेटवर्क से क्या आ रहा जा रहा है वो सब मुझे पता चलता है। मैं उसको मॉडिफाई नहीं करूंगा, आई एम जस्ट टेकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, फिर उसका यूज कहीं और करूंगा। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्कैनिंग। वायरस तो वी अंडरस्टैंड, वायरस इज अ मालिशियस कोड। वायरस मतलब होता क्या, छोटा सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गलत चीजें करेगा आपके कंप्यूटर, मतलब अनएक्सपेक्टेडली शटडाउन करेगा, मेमोरी को खाता चला जाएगा, स्पेस को भरता चला जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। जैसे वायरस, जैसे कैंसर होता है, कैंसर के सेल मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके बॉडी में गांठ जैसी हो जाती है। तो वर्म्स इज अ टाइप ऑफ वायरस विच मल्टीप्लाइज एंड द स्पेस इज यूटिलाइज्ड, द नेटवर्क कंजेशन हैपेंस। आर यू देयर? नेक्स्ट है आपका स्पैम। स्पैम मेल्स आते हैं क्या? स्पैम मेल्स क्या होते हैं? वो गलत वाले मेल्स, दोज आर स्पैम मेल्स। वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज मतलब इंडिया में जब कोई वेबसाइट लॉन्च होती है तो आईटी गवर्नेंस सेल ऑफ इंडिया हैक्स दैट वेबसाइट फॉर 15 सेकेंड्स। ऐसा होता है। और क्यों करते हैं वो? जस्ट टू चेक ये साइट किस चीज के लिए बनी है, क्या इसकी सिक्योरिटी ठीक है, क्या इस पे जो कंटेंट आने वाला है वो सही है क्या। तो ये क्या है? वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज। इसे मैं नाम दे सकता हूं इथिकल हैकिंग का। आर यू देयर? चलो, क्रैकिंग। क्रैकिंग और हैकिंग साथ में बताता हूं। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, और हैकिंग का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे से एक्सेस करना। आरबीआई में था, देखो, सिस्टम ऑडिट में ऑडिटर को बोला था कि ही शुड नोट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इनडायरेक्ट क्या है? हैकिंग। तो हैकिंग इंक्लूड्स क्रैकिंग। तो पहले आप तोड़ोगे सिक्योरिटी को और फिर यू विल गो इनसाइड। आया समझ में? जैसे आपके जीमेल का पासवर्ड अगर आप मुझे दोगे तो वो प्रॉपर वे से हो गया, फॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल इज व्हाट? विदाउट योर नॉलेज मैंने आपके इसमें एक्सेस किया और किसी को मेल भेज दिया, हैकिंग। नेक्स्ट इज देयर ईमेल फोर्जरी। व्हाट इज अ ईमेल फोर्जरी? हमारे होम टाउन में हुआ था, हमारे वहां के ब्रांच के जो एक चेयरमैन है, मतलब वो तो रोज के मिलने वाले हैं, उनका एक दिन मेरे इनबॉक्स में उनके ऑफिशियल मेल आईडी से मेल आता है और मुझे वहां पे दिखाई पड़ता है कि हेलो रचिंद्र, आई एम इन यूके टू मीट सम रिलेटिव एंड ही इज वेरी सिक, आई एम इन नीड ऑफ मनी, प्लीज सेंड 2000 pounds इमीडिएटली, आई विल रिटर्न इट टू यू व्हेन आई रिटर्न टू इंडिया। यार कल तो मिला मैं उनको, ऐसे कैसे? फिर इमीडिएटली जब उनको कॉल किया तो बोले बेटा मैं तो ब्रांच में बैठा हुआ हूं। तो सर आपके मेल से मुझे ऐसा मेल आया तो देखिए। तो उस दिन धुलिया में 78 सीएस को सेम मेल गया। अच्छा ऐसे? तो दैट इज एन ईमेल फोर्जरी मतलब। और जब हमने जाके देखा तो उनका जो ईमेल आईडी का स्पेलिंग था सेम टू सेम वैसा, सिर्फ एक वर्ड चेंज। तो आप स्पेलिंग थोड़ी ना देखते हो ईमेल जब आता है, आप क्या देखते हो? व्यू देखते हो, अच्छा कुछ तो दिख रहा है, डॉट्स यहाँ अपना ही है, चलो आगे। तो इतना स्पेलिंग थोड़ी कौन देखेगा? तो ये होता है ईमेल फोर्जरी। क्या इससे एक भी हो सकता है? देन आई एम एट ईवेज ड्रॉपिंग। कुछ दिख रहा है ऐसे? इट इज, इसको ब्रैकेट में लिख दो, वायर टैपिंग। वायर टैपिंग। क्या आपका फोन टैप हो सकता है? क्राइम पेट्रोल में बहुत दिखाता है, पूरा पूरा दिखाता है फोन टैपिंग कैसे होती है। दैट इज अ टाइप ऑफ ईवेज ड्रॉपिंग। तो क्या आपका नेटवर्क का वायर भी टैप हो सकता है? यस। सर तो फिर वो उनको जेल क्यों नहीं भेजते?
फोन टैप करने का अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट को है, पुलिस को है। आप और हमारे पास नहीं। आपने जितनी भी बातें जिस किसी से भी करी होगी वो पूरा रिकॉर्ड है आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के पास, तो वो ले सकते। तो बातें जरा सोच समझ के करना, आजकल माहौल ठीक नहीं। इंक्रिप्शन, साइबर फ्रॉड्स, टेक्निक्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड्स किए जा सकते हैं। पहला है हैकिंग, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। क्रैकिंग भी हमने देखा हुआ है। डेटा डिडलिंग, डेटा डिडलिंग इज नथिंग बट आई सेंट यू हाय हाउ आर यू, आपको मिला हाय वेर आर यू, तो द डेटा इज डिडल्ड इन द मिडल। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा विद इन, उसको क्या कहेंगे, डेटा डिडलिंग। डॉस अटैक, डॉस अटैक क्या होता है, जैसे सपोज ये इनकम टैक्स का सर्वर है, हाँ मतलब इनकम टैक्स की साइट है, और आपके कैप्चा कोड होता है कि आप पे कुछ लिखा होता है, आपको नंबर्स लिखने होते हैं। सपोज ये चीज नहीं होती तो आपके विनमैन से आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते थे पहले। अब आपको क्या होता है, वो कोड डालने के बाद ही जा सकते हो। तो पहले सपोज वो कोड नहीं था तो विनमैन सॉफ्टवेयर खुद ही अंदर जा रहा था। तो अगर मेरे को अभी डॉस अटैक मतलब क्या, कि इतनी रिक्वेस्ट एक साथ भेजना उस सर्वर पे कि वो थक जाए, उसका नेटवर्क डाउन हो जाए, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाए। तो सर डॉस अटैक कैसे करते हैं, रोबोट्स लगाते हैं बहुत सारे, एंड द रोबोट इज लॉगिन 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 लॉगिन। क्या कंटिन्यूसली कर सकते हैं वो, क्या एक साथ जाएगा पूरा। जब एक साथ इतनी रिक्वेस्ट जाएगी तो उसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब द सर्वर से सॉरी अब मैं और रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं कर सकता, मेरी सर्विस अब मेरा कैपेसिटी फुल हो गया, उसे क्या कहते हैं, डॉस अटैक। इसीलिए देयर इज एन इन्वेंशन ऑफ कैप्चा कोड। कैप्चा कोड सर क्या होता है, कैप्चा कोड कैन ओनली बी एंटर्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एनी सॉफ्टवेयर। तो देखो आजकल विनमैन लॉगिन डालता है, पासवर्ड, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, बट दैट code has to be put by us, so it is ensured that it is a human being who is logging in। तो DOS अटैक क्या हो सकता है, यस अब बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। इंटरनेट टेररिज्म, व्हाट इज इंटरनेट टेररिज्म, गलत वीडियोस, दंगे के वीडियोस, कास्टिज्म के वीडियोस देखा दिखा करके इंटरनेट पे एक चैनल चलाते हैं बहुत लोग यूट्यूब पे, उससे मास पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना दंगों के लिए, वो क्या है, इंटरनेट टेररिज्म। बॉम्ब्स, बॉम्ब क्यों डर लगता है बॉम्ब से हमें, देखो बॉम्ब का नेचर कैसा होता है, जैसा नाम है उसकी मीनिंग है। बॉम्ब जब फटता है देन द बॉम्ब एक्सप्लोड्स, यू आर इंजर्ड, करेक्ट। वैसे कंप्यूटर की दुनिया में बॉम्ब मतलब क्या, यहां पे कुछ सुतली बॉम्ब लगाओगे, ऐसे ऐसे नहीं, कोई तो एक इमेज आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड होगी, आप जब उसको डबल क्लिक करोगे द वायरस विल इन्फेक्ट द होल सिस्टम, मतलब वो एक्सप्लोडिंग जो नेचर है बॉम्ब का, इसलिए उसको बोला गया है बॉम्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉम्ब, देखो एक होता है लॉजिक बॉम्ब, एक होता है टाइम बॉम्ब। लॉजिक मतलब वो फाइल डाउनलोडेड है, अभी उसके कुछ नहीं किया, जब आपने उसको कुछ एक्टिविटी करी, उसको डबल क्लिक किया, उसको डिलीट किया, उसको शिफ्ट डिलीट करने का, उसको ड्रैग किया, कुछ भी एक्टिविटी करी, फिर वो एक्सप्लोड होगा। और टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम के बाद एक्सप्लोड होगा। तो दीज आर बॉम्ब्स। नेक्स्ट है इम्पर्सोनिफिकेशन, कुछ दिख रहा है वहां पे मास्टर कोडिंग के वहां पे। इम्पर्सोनिफिकेशन मतलब लॉ में एक टर्मिनोलॉजी सैबोटेज, स्टेपिंग इन द शूज ऑफ अदर, मतलब शादी चल रही है, दुल्हन बैठी है, उसको लग रहा है कि अपन ने जिस प्रोडक्ट को बुक किया है शहरे के अंदर वही बैठा है, बट उसका दोस्त बैठा है। तो दिस इज इम्पर्सोनिफिकेशन, स्टेपिंग इन द स्टोन ऑफ अनदर। मतलब फेसबुक पे लॉगिन चल रहा है, फेसबुक इज थिंकिंग यू आर लॉगिंग इन, बट किसी और के पास आपका पासवर्ड चला गया है, तो क्या वो आपके जैसा अभी कुछ भी कर सकता है, यस। नाउ आई एम एट पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग, पिगी बैकिंग मतलब आपने नेट बैंकिंग में लॉगिन किया, तो लॉगिन जब सबमिट करते हो तो 2 मिनट टाइम लेता है, एंड देन यू एंटर। सो ऑथोराइज के साथ कोई अनऑथोराइज भी अंदर आ जाए, दैट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग, पीछे पीछे। जैसे अपने जो क्लासरूम है 5th, वहां पे स्टूडेंट ने थंब लगाया तो डोर ओपन होगा, मैंने डोर पकड़ा, चल आ जाए भाई मेरे दोस्त आगे, तो ये जो पीछे पीछे आपका दोस्त आ गया, क्या वो ऑथोराइज है, नहीं, वो होता है पिगी बैकिंग।
सर ये सब कुछ कैसे होता है? इसके लिए हैकिंग का क्लास रखेंगे अपने, बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया, ये सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट, राउंड डाउन। ये थोड़ा बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपके अकाउंट में या मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ 1000 रुपए, 1000.100 पैसा, तो राउंड डाउन मतलब वो बैंक वाला जो वहां पे बैठा हुआ है वो क्या करेगा, इस 100 पैसे को किसी सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा और मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज ही क्रेडिट होंगे, और अपने पैसे को इतना देखते ही नहीं। और सोचो करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का डेसिमल 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 का कितना बड़ा अमाउंट होगा। और ऐसे फ्रॉड पीछे हिस्ट्री में हो चुके, यूके में ज्यादा, इसलिए वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, राउंड डाउन। चैप्टर के एंड पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो, इंपैक्ट ऑन एंटरप्राइजेस ड्यू टू साइबर फ्रॉड्स। साइबर वाले फ्रॉड करके एंटरप्राइज पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब रियल वर्ल्ड में क्या होता है। तो ये टेक्निकल नहीं है, ये जनरल है। देखो, क्या आपको फाइनेंशियल लॉस होगा? कैसे? सोचो हमने रिलायंस जियो वगैरह जैसे या स्टॉक एक्सचेंज को हैक कर लिया, कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर, तो क्या फाइनेंशियल लॉस होगा? यस। लीगल रिपरकशंस, आपके अकाउंट से कुछ रबिश किसी के अकाउंट पे डाल दिया तो क्या सामने वाला पे केस फाइल कर सकता है? तो क्या आप पे लीगल रिपरकशन आ गया? यस। आईटी एक्ट कौन सा सेक्शन था? कॉज ऑफ 66A वाला जो अब निकल चुका है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एज। जैसे एएस फाउंडेशन का अपना क्रिटिकल डेटा है, अगर वो डेटा हैकिंग करके किसी और के पास चला गया तो क्या हमारा कॉम्पिटेंसी खत्म? क्या हमारे नोट्स लीक हो गए, हमारे ये वर्चुअल वीडियोस लीक हो गए, तो क्या हमारा कॉम्पिटिटिव एज चला जाएगा? यस। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव एम्बेरेसिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट? आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को दिखेगी। जैसे पीछे न्यूज में आता wikileaks.com, पता है वो उसका काम क्या है? बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स है उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे पब्लिश करना। तो क्या ये काम क्या ये साइबर फ्रॉड के थ्रू इफेक्ट है? यस। सैबोटेज, स्टेपिंग इन द शूज ऑफ अदर। देखो, द अबव सिचुएशन में लीड टू मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एनिमी। मतलब इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम के इंजीनियर्स है, अंकित फादिया नाम सुना है आपने? अंकित फादिया, ही इज द मास्टरमाइंड इन द सिक्योरिटी एंड हैकिंग वर्ल्ड एज पर इंडिया इज कंसर्न। आरबीआई के साथ जो अपने बंदा काम करता है, पुणे का ही है वो, मतलब उसने हैकिंग पे बुक्स लिखी है, उसके बहुत फॉलोअर्स है वर्ल्ड ओवर में। और इंडिया के डिफेंस, इंटेलिजेंस और आरबीआई का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बंदा डिजाइन करता है, मतलब किस लेवल का है। तो अंकित फादिया का अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो उसको सब कुछ चीज कर सकता है। किसी ने वही चुरा लिया तो क्या होएगा? एनिमी कैन गेन एक्सेस टू ऑल द सेंट्रलाइज सिस्टम। ये अपन ने देखा था, एनसीआई, नेशन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सबको वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। सो टेल मी, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ एंटरप्राइज ड्यू टू साइबर फ्रॉड्स? फाइनेंशियल लॉस, लीगल रिपरकशंस, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एज, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। लास्ट के छोटे 2 आंसर करेंगे एंड देन विल स्टॉप। छोटा सा पार्ट है ये, देखो पार्ट नंबर 3 में डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। कम डाउन टू द नोट्स। डेटा इंटीग्रिटी, ये देखना यहां पे थे हम, कंट्रोल्स ओवर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। उसमें का फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नीचे देखो डेटा इंटीग्रिटी, उसमें से ये 6 कैटेगरीज ऑफ इंटीग्रिटी कंट्रोल्स। ये हम जब एप्लीकेशन कंट्रोल करेंगे इस पार्ट में, तब वो पूरा कॉपी पेस्ट है, तो अपन उस पर उसको डबल नहीं करेंगे, कल करेंगे वो चीज। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नीचे, और वो ये रहा, व्हाट आर द डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसीज? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? द कंटेंट ऑफ योर डेटा शुड नॉट चेंज। और आपने इनकम टैक्स को लेटर लिखा, वहां पे आपने लिखा था असेसमेंट ईयर 13-14, आपके आर्टिकल ने कुछ गड़बड़ करी, वहां पे व्हाइटनर लिख के लग गया 14-15, तो क्या इंटीग्रिटी लॉस्ट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी बचाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन लगाता है, वो ये है।
इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा इंटीग्रिटी और हाउ डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, सेम आंसर. राइट अ मेमोरी टेक्निक फॉर दैट. राइट डाउन. ये देखिए, एनवायरमेंट में सॉफ्ट वायरस की वजह से, एनवायरमेंट में सॉफ्ट वायरस की वजह से हमारे साइट पर, एनवायरमेंट में सॉफ्ट वायरस की वजह से हमारे साइट पर ईयर एंड में डिजास्टर हुआ. हमारे साइट पर ईयर एंड में डिजास्टर हुआ. अंडरलाइन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ एनवायरमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. आरबीआई के आंसर में वी हैव सीन डेवलपर एंड डिजाइनर शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. तो क्या एनवायरमेंट को आप अलग करोगे तो क्या डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा? यस. अंडरलाइन सॉफ्ट. सॉफ्ट स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर बनने के पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट अ प्रोग्रामर परफॉर्म्स ऑन द प्रोग्राम, उसमें एक टाइप था. तो क्या टेस्टिंग जरूरी है ताकि डेटा लीकेज नहीं हो वहां से? अंडरलाइन वायरस. वायरस स्टैंड्स फॉर वायरस सिग्नेचर अपडेटिंग. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए. यस, बस वही लिखा हुआ है. अंडरलाइन साइट. साइट स्टैंड्स फॉर ऑफ साइट बैकअप स्टोरेज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैकअप? फुल बैकअप, डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल, मिरर. और आइडियली वो क्या कहते हैं? ऑफ साइट मतलब जहां आप काम करते हो वहां से कहीं और रखो बैकअप. मतलब अगर यहां कुछ हो गया, बैकअप तो यू कैन टेक. अंडरलाइन ईयर एंड. ईयर एंड स्टैंड्स फॉर क्वार्टर एंड एंड ईयर एंड. मतलब इसका क्या मतलब है डेटा इंटीग्रिटी? जैसे देखो वैट ऑडिट में होता है मंथली रिटर्न्स, ईयरली रिटर्न्स, इसके बावजूद यू फाइल एन ऑडिट रिपोर्ट, वैट ऑडिट रिपोर्ट. तो इंटीग्रिटी मेंटेन मतलब जो आपने रिटर्न्स में बोला वो ऑडिट रिपोर्ट में वापस चेक होता है. तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग है. आ रहा है समझ में? अंडरलाइन डिजास्टर. डिजास्टर स्टैंड्स फॉर डिजास्टर रिकवरी. मतलब बीसीपी, डीआरपी लगा लो. सो टेल मी व्हाट आर द डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसीज? एम्प्टी और फिर पॉइंट्स. एनवायरमेंट में सॉफ्ट वायरस की वजह से हमारे साइट पर ईयर एंड में डिजास्टर हुआ. एनवायरमेंट फॉर डिवीजन ऑफ एनवायरमेंट, सॉफ्ट फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वायरस फॉर वायरस सिग्नेचर अपडेटिंग, ऑफसाइट बैकअप, क्वार्टर एंड ईयर एंड एंड डिजास्टर फॉर. यस, चूज एज द लास्ट वाला, देन वी कैन लीव. डेटा सिक्योरिटी. डेटा को सिक्योर करने के लिए बताइए आप क्या क्या करोगे? बीकॉम आंसर है ये. जो आपने पर्सनल कंप्यूटर में किया बस वैसे ही करना. देखो, सबसे पहले मैं लगाऊंगा लॉगिन आईडी पासवर्ड, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. फिर मैं लगाऊंगा एप्लीकेशन कंट्रोल्स. क्या सही है? यस. फिर मैं लगाऊंगा एंटीवायरस ताकि वायरस से प्रोटेक्शन रहे. मैं लगाऊंगा एनवायरमेंटल कंट्रोल्स एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. मैं अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को स्ट्रांग बनाऊंगा. मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दूंगा. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मतलब बीकॉम टाइप है. बट डेटा सिक्योर कैसे करना है? तो कैसे करोगे? लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाओगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाओगे, एनवायरमेंटल फिजिकल कंट्रोल लगाएंगे, एंटीवायरस लगाओगे. उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी को स्ट्रांग करोगे. मतलब वो जो टाइप्स देखे अपने, यूजर, ऑर्गेनाइजेशनल, कंडीशन ऑफ कनेक्शन, और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.